हाँ जी स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा व्हाट डू द कमेटीज ऑफ द पार्लियामेंट डू। हाँ जी स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा व्हाट डू द कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट डू। पार्लियामेंट की जो कमेटीज हैं वो क्या करती हैं। कल हमने टॉपिक किया था पार्लियामेंट का कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर। आज हम कर रहे हैं व्हाट डू द कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट डू। पार्लियामेंट में कुछ कमेटीज बनी होती हैं, वो क्या करती हैं। तो लिसन केयरफुली। कहते एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक बहुत ही खास विशेषता है हमारे कंट्री के लेजिस्लेचर प्रोसेस की। वो ये कि हम ना कमेटीज बनाते हैं, कमेटीज को अपॉइंट करते हैं अलग अलग लेजिस्लेचर के काम करवाने के लिए। ठीक है, कमेटीज को अपॉइंट किया जाता है अलग अलग काम करवाने के लिए। दीज कमेटीज प्ले अ वाइटल रोल। ये कमेटीज बहुत ज़्यादा खास रोल प्ले करती हैं लॉ बनाने में, बट आल्सो इन डे टू डे बिजनेस इन द हाउस। पर हर रोज़ के जो कामकाज होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, उनके लिए भी ये जो कमेटीज़ हैं वो बड़ी हेल्पफुल होती हैं। चलो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, फिर से बताती हूँ। हमारा टॉपिक है व्हाट डू द कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट डू, कि पार्लियामेंट की कुछ कमेटीज होती हैं वो क्या काम करती हैं। तो कहते हैं एक बहुत ही स्पेशल फीचर है हमारी पार्लियामेंट की कि उसमें कमेटीज को अपॉइंट किया जाता है। चलो मैं आपको एक क्लासरूम की एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे आपकी पूरी क्लास है, उसे हम एक लेजिस्लेचर मान लो, 40 बच्चे हैं, सपोज करो वो लेजिस्लेचर है। अब टीचर को ये पता करना है कि क्लास में कौन कौन से बच्चे साइंस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, कौन से बच्चे, क्लास इंचार्ज को पता करना है कि साइंस सब्जेक्ट में कौन से बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो टीचर क्या करेंगे, टीचर 4-5 बच्चों की ड्यूटी लगा देंगे भी आप चारों पांचों बच्चों ने निगाह रखनी है और मुझे बताना है सर्वे करके सारी क्लास का पता लगा के कि किन बच्चों की साइंस ज़्यादा वीक है। तो वो 4-5 बच्चे जो टीचर ने चूज़ किए वो कमेटी होगी। ठीक है, ऐसे ही जब लॉ बनाने होते हैं, पूरी पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में से लोगों को चूज किया जाता है, पार्लियामेंट में से ही, और उन लोगों को काम दे दिया जाता है कि आप इस लॉ की सारी डिटेल्स पता करो, बारीकी से इस टॉपिक के ऊपर छानबीन करो, बिल्कुल बारीकी से पता लगाओ। फिर जो वो कमेटी अपना डिसीजन देती है, तो मैक्सिमम पार्लियामेंट उस डिसीजन को मानती है। समझ गए। तो आजकल की जो पार्लियामेंट का काम है वो ज़्यादातर इन्हीं कमेटीज पे डिपेंड करता है। बच्चे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इन्हीं कमेटी, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे टीचर ने एक बच्चे की ड्यूटी लगा दी कि बेटे आपने मुझे इन्फॉर्म करना है अगर आपकी क्लास में कोई टीचर नहीं आया, तो वो एक बच्चे की कमेटी होगी ना, या 2 बच्चों की ड्यूटी लगा दी, तो वो एक तरह से कमेटी बनाती, उनको हर रोज़ का एक काम सौंप दिया कि आपने हर रोज़ ये बताना है मुझे मेरे फ्री पीरियड में कि आपकी क्लास जब खाली हो मुझे बताना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कमेटीज होती हैं ये पार्लियामेंट का ना सिर्फ लॉ मेकिंग का काम करवाती हैं, बल्कि पार्लियामेंट के डे टू डे बिजनेस में भी काम करवाती हैं। ठीक है, यहाँ ये बात समझ आ गई पार्लियामेंट की कमेटीज का मतलब क्या है, मैसेज करके बताना जरा। इसीलिए पार्लियामेंट जो है मीट्स ओनली ड्यूरिंग सेशन, इसलिए पार्लियामेंट को बार बार नहीं मिलना पड़ता क्योंकि इन कमेटीज ने ही ज़्यादातर काम को संभाल रखा है। इट हैज़ अ वेरी लिमिटेड टाइम एंड इट्स एट इट्स डिस्पोजल। कहते हैं इनके पास बहुत ही कम टाइम होता है, पार्लियामेंट को बहुत कम टाइम मिलना पड़ता है। द मेकिंग ऑफ लॉ फॉर इंस्टांस रिक्वायर इन डेप्थ स्टडी, क्योंकि कहते हैं क्योंकि जो लॉ बनाना होता है ना तो बहुत ही डिटेल में डेप्थ में स्टडी करनी पड़ती है इश्यूज की, हर इशू को अंडर कंसिडरेशन लाना पड़ता है, बहुत डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है। अब अगर पार्लियामेंट मिलेगी साल में 2 बार, तो क्या वो किसी भी इशू पे आसानी से बात कर लेंगे, इतनी डिटेल में बात कर लेंगे? तो मीनिंग आंसर है नो, क्योंकि अगर हमने कोई लॉ बनाना है तो उसके लिए कई बार मिलना पड़ेगा, कई बार उन इश्यूज को डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इन टर्न डिमांड मोर अटेंशन एंड टाइम। तो लोगों को क्या चाहिए, ज़्यादा अटेंशन चाहिए, सॉरी लॉ को क्या चाहिए, ज़्यादा अटेंशन चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए, इसीलिए कमेटीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो कमेटीज़ का एक और काम है, देयर आर अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन आल्सो, क्योंकि जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, उसने बहुत से और काम भी करने हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारे मिनिस्टर हैं जो डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें ग्रांट्स दो, उनके बारे में पार्लियामेंट ने देखना होता है कि इनको ग्रांट की ज़रूरत है या नहीं है। लुकिंग इनटू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट, अब सरकार की कितने सारे डिपार्टमेंट हैं,
सरकार ने चेक करना होता है भी हर एक डिपार्टमेंट कितना खर्चा कर रहा है, कहाँ खर्चा कर रहा है। अगर गवर्नमेंट को पता चले कि गवर्नमेंट ऑफिस में करप्शन हो रही है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के केसेस भी होते हैं। कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट के बहुत सारे काम हैं और इन पार्लियामेंट के कामों को करने के लिए कमेटीज बनाई जाती है जो ये सारे फंक्शंस करती हैं। तो अब कमेटीज के क्या क्या काम हो गए? पहला काम हो गया उनको इम्पोर्टेंट रोल इन लॉ मेकिंग, फर्स्ट काम। दूसरा काम डे टू डे बिजनेस में काम, दूसरा काम। तीसरा काम क्या हो गया? लॉ को डेप्थ में जाके जानना, लॉ के बारे में डिटेल में नॉलेज कलेक्ट करना। फिर कि किस मिनिस्टर ने कौन सी ग्रांट मांगी है वो सही है या नहीं उसका पता लगाना, करप्शन केसेस के बारे में पता लगाना। तो इस तरह के बहुत से काम हैं जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज करती हैं। हाँ जी बच्चे, मैसेज करो, यहाँ तक क्लियर हो गया? सिंस 1983 हमारे देश की बात करें अगर हम, तो 1983 के बाद से, ओके ठीक है धर्मप्रीत, पता चल गया ना कि स्टैंडिंग कमेटीज क्या क्या काम करती हैं। इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। बेटे 1983 के पहले तो पार्लियामेंट ही करती थी सारे काम, उससे पहले कोई कमेटीज नहीं बनती थी। पर 1983 के बाद इंडिया में इस तरह से कमेटीज बनने लगी, ठीक है। देयर आर ओवर 20 सच डिपार्टमेंट्स रिलेटेड कमेटीज, 20 सच डिपार्टमेंटली रिलेटेड 20 के आसपास कमेटीज बनी हुई हैं हमारी पार्लियामेंट में। तो इनको कहते क्या है? इनको कहते हैं स्टैंडिंग कमेटीज। क्या कहते हैं उन्हें? स्टैंडिंग कमेटीज। स्टैंडिंग कमेटीज करती क्या है? ये सुपरवाइज करती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के कामों को। जैसे सरकार के कितने डिपार्टमेंट होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट। तो स्टैंडिंग कमेटीज उन सारे डिपार्टमेंट के कामों की चेकिंग करती हैं, उनके बजट देखती हैं, उनके खर्चे देखती हैं, और बिल दैट कम अप इन द हाउस रिलेटिंग, और उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कौन सा बिल हाउस में आया लॉ बनने के लिए, ये सब कुछ स्टैंडिंग कमेटीज जो है वो देखती है। उसके बाद नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग कमेटीज, एक मिनट, इन स्टैंडिंग कमेटीज के बिना एक और चीज भी होती है बेटा जिसको कहते हैं जेपीसी। अब जेपीसी क्या होता है? जेपीसी, जेपीसी होता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जॉइंट मतलब दोनों हाउसेस की, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की जॉइंट कमेटी बनाई होना। जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनमें तो सिर्फ लोकसभा के मेंबर हैं। जो जेपीसीज है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, उनकी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन है इंडिया में, क्योंकि जो जेपीज होती हैं वो एक किसी खास पर्टिकुलर बिल के लिए बनाई जाती हैं। जो जॉइंट कमेटीज होती हैं वो क्या डिस्कस करती हैं? जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट। जो जॉइंट कमेटीज होती हैं वो बिल को डिस्कस करती हैं और फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। और जो जॉइंट कमेटीज होती हैं उनका काम होता है जो फाइनेंस के मामले में, पैसे के मामले में अगर कोई इरेगुलरिटी है तो उसके बारे में पता लगाना, इन्वेस्टिगेट करना। जो इन कमेटीज के मेंबर्स होते हैं वो दोनों हाउसेस से सिलेक्ट किए जाते हैं। देखो, जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से सिलेक्ट किए जाते हैं, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज के मेंबर होते हैं वो दोनों हाउसेस से सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखो, द कमेटी सिस्टम हैज रिड्यूस्ड द बर्डन ऑन द पार्लियामेंट। कमेटी सिस्टम की वजह से पार्लियामेंट का काम जो है वो कम हो गया है। बहुत से इंपॉर्टेंट बिल ऐसे होते हैं जो इन कमेटी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। मैनी इंपॉर्टेंट बिल्स हैव बीन रिलेटेड टू कमेटीज। पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ अप्रूवल दे देती है, हाँ कर देती है जो काम इन कमेटीज ने किया होता है, ठीक है। थोड़ी बहुत ही ओकेजनल अल्ट्रेशन करवा ले, थोड़ा बहुत चेंज करवा ले तो क्या कहना, अदरवाइज जो ये कमेटीज कहती हैं पार्लियामेंट जो होती है उस पर मोहर लगा देती है, हाँ कर देती है, ठीक है। तो अगर हम लीगली स्पीकिंग करें, लीगल भाषा में कहें तो नो बिल कैन बिकेम लॉ एंड नो बजट कैन बी सैंक्शनड अनलेस अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। कहते अगर हम लीगल भाषा में कहें तो कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता, कोई भी बजट सैंक्शन नहीं हो सकता अगर उसे पार्लियामेंट सैंक्शन ना करे। पर इन कमेटीज की बात पार्लियामेंट रिजेक्ट नहीं करती।
तो कुल मिला के आपको ये समझ आना चाहिए कि असल में ये कमेटीज ही होती हैं जो बिल को लॉ बनाती हैं, जो बजट को पास करवाती हैं, क्योंकि इन्हीं कमेटीज ने डिटेल में स्टडी की होती है। और जो पार्लियामेंट के लोग होते हैं, एमपी होते हैं, उन्हें इन कमेटीज पे विश्वास होता है। जो ये कमेटीज रिपोर्ट दे देती हैं उसको वो रेयरली रिजेक्ट करते हैं, उनकी बात को मानते ही हैं, क्योंकि इन कमेटीज ने डिटेल में स्टडी की होती है। समझ गए? तो आपको समझ आ गया कि ये जो कमेटीज है पार्लियामेंट की, ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ? तो देखो इसका क्या आंसर है। कहते पार्लियामेंट का एक काम है डिबेट्स करवाना। डिबेट्स के जरिए द पार्लियामेंट परफॉर्म ऑल इट्स वाइटल फंक्शंस। डिबेट के जरिए पार्लियामेंट अपने ज़रूरी काम करवाती है। सच डिस्कशंस मस्ट बी मीनिंगफुल। ये सारी डिस्कशंस जो पार्लियामेंट में होती हैं ये मीनिंगफुल होती हैं एंड ऑर्डिनरली सो दैट द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट आर कैरिड आउट स्मूथली और एंड इट्स डिग्निटी इज इनेक्टेड। और ये सारी डिस्कशन सही तरीके से होती हैं और ये कोशिश की जाती है कि पार्लियामेंट का कामकाज स्मूथली चले और पार्लियामेंट की जो डिग्निटी है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो बनी रहे। कॉन्स्टिट्यूशन ने the constitution itself has made certain provisions to ensure smooth conduct of business। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ऐसे कई लॉ बनाए हैं ताकि स्मूथली सही तरीके से पार्लियामेंट का काम चले। जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है लेजिस्लेचर का, प्रेजाइडिंग ऑफिसर मतलब जो हेड होता है लेजिस्लेचर का, जैसे लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट, ये हेड होते हैं, ठीक है, दोनों हाउसेस के। इनके पास फाइनल अथॉरिटी होती है लेजिस्लेचर के, पार्लियामेंट के हर मैटर के बारे में। प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट। इन लोगों के पास फाइनल अथॉरिटी होती है, फाइनल पावर होती है कि लेजिस्लेचर के काम के बारे में ये फाइनल डिसीजन दे सकते हैं। जैसे किसी मिनिस्टर को चुप करवाना है, भी तेरी बारी नहीं है, अब तूने नहीं बोलना, या किसी मिनिस्टर को कहना है कि आप बोलो, या किसी मिनिस्टर को कहना है कि अब आप इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते, सो एंड सो। तो ये सारे डिसीजन प्रेजाइडिंग ऑफिसर लेता है। हाँ जी बच्चे, एक मिनट वेट करो। मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का वीसी, वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश का, ठीक है। तो ये होते हैं प्रेजाइडिंग ऑफिसर। ये मेंबर के कंट्रोल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। एक मेंबर है जैसे हाउस में पूरा चिल्ला रहा है ऊंची ऊंची, तो ये लोग उसकी बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो कहते हैं आप लोगों ने एंटी डिफेक्शन लॉ सुना, ये ध्यान से सुनना, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? डिफेक्शन का मतलब समझो पहले। पता है क्या होता है? जैसे कोई एक बंदा कांग्रेस की सीट से खड़ा हो गया इलेक्शन में, ठीक है, और वो जीत गया कांग्रेस की सीट से, वो कांग्रेस का एमपी बन गया। वहां पे जब सरकार बनी तो उसने देखा भी अरे ये क्या, सरकार तो बीजेपी की बन रही है, तो उसने कहा कि मैं तो पार्टी बदलता हूँ, मैं तो कांग्रेस का हूँ नहीं, अब से मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, मैं बीजेपी का हो गया। तो अगर ऐसा कोई इंसान करता है, अगर ऐसा कोई पार्टी चेंज करता है, तो जो वो कांग्रेस की सीट से इलेक्शन लड़ा था और एमपी बना था, वो उसका कैंसिल हो जाएगा। उसे कहा जाएगा कि आप बीजेपी में चाहे चले जाओ, पर आप कांग्रेस की सीट से लड़े थे तो कांग्रेस के एमपी आप नहीं हो, आपको बीजेपी की तरफ से दोबारा से इलेक्शन में लड़ना पड़ेगा, दोबारा से इलेक्शन जीतने पड़ेंगे, फिर आप बीजेपी के मेंबर बन सकते हो। ये एंटी डिफेक्शन लॉ आपको समझ आ गया बेटा? मैसेज करो, ठीक है। एंटी, इसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन का मतलब होता है पार्टी बदलना, एंटी का मतलब होता है कि पार्टी बदलने से रोकना, ठीक, ठीक है। पुराने जमाने बहुत पुराने आज, अब तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो गया। पहले ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। लवप्रीत मनप्रीत एक प्रॉब्लम थी बेटा, वो बताती हूँ एंटी डिफेक्शन लॉ की। एक ना गया राम था, मैं एग्जाम, जस्ट वेट। तो डिफेक्शन वाली बात सुनो। एक ना वो था, मिनिस्टर था जिसका नाम था गया राम, गया राम था, ठीक है। गया राम ने क्या किया, अपनी पार्टी बदल के कांग्रेस में चला गया, ठीक है। और 24 घंटे के बीच बीच, देखो 24 आवर्स के बीच बीच कांग्रेस से वो बीजेपी में चला गया और कांग्रेस ने उसे मना लिया और वापस कांग्रेस में ले आई।
कांग्रेस में वापिस आए, उसे थोड़ा सा टाइम ही नहीं हुआ था तो वो बीजेपी में दोबारा चला गया। तो उस बंदे ने ठीक है बेटा, तो उस बंदे ने पार्टियां बदली कई बार एक ही दिन में। तो उसके लिए कि एक ना वो इक्वेशन कोटेशन बन गई थी, आया राम गया राम। गया राम तो उसका नाम था, तो किसी ने ये सेंटेंस बोला कि आया राम गया राम हो गया। समझिए आप बात मेरी? तो इस तरह से डिफेक्शन इतनी ज्यादा थी, तब ये सेंटेंस ना पॉपुलर ही हो गया था कि आया राम फिर से गया राम हो गया। समझ गए? ये दैट इज। तो डिफेक्शन इतनी ज्यादा होती थी, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर इतनी ज्यादा अपनी पार्टी से एक्सचेंज करते थे। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी। जितने भी लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट से ही इलेक्शन जीतते हैं। टिकट का मतलब तो सबको पता होगा, भी कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा है ये बंदा, या बीजेपी की तरफ से, या आप पार्टी की तरफ से, तो उसे कहते हैं पार्टी की टिकट मिलना। तो कहते हैं ये करते क्या थे, ये पार्टी को छोड़ देते थे इलेक्टेड होने के बाद। हमारे देश में आज़ादी के कई साल बाद तक ये ऐसे ही चलता रहा, ये इशू ऐसे ही अंडर सॉल्वड रहा। ठीक है। फाइनली फिर एक एग्रीमेंट हुआ पार्टीज के बीच में कि दैट अ लेजिस्लेटर हु इज इलेक्टेड ऑन वन पार्टी टिकट, कि अगर एक लेजिस्लेटर किसी एक पार्टी की टिकट से जीतता है तो वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। ये अमेंडमेंट हुई थी 52nd अमेंडमेंट। अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज। 52th अमेंडमेंट के जरिए ये चीज़ फाइनल की गई भी कोई भी जीता हुआ पॉलिटिकल पार्टी का लीडर क्या नहीं कर सकता, पार्टी नहीं चेंज कर सकता। फिर इसमें कुछ और ज़्यादा मॉडिफिकेशंस की 91st अमेंडमेंट में। 91st अमेंडमेंट में और 52nd अमेंडमेंट में दोनों में डिफेक्शन को बंद करवा दिया गया, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा हाउस का उसको पूरी अथॉरिटी दे दी कि वो फाइनल डिसीजन वो लेगा सारे केसेस में। तो अगर उसे लगता है भी कोई बंदा डिफेक्टेड है, मतलब वो गलत काम कर रहा है, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, ये मैं आपको एक मिनट बताती हूँ, स्क्रीन चेंज कर लूँ। तो अगर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पता चल जाता है कि कोई बंदा हाउस में गलत काम कर रहा है, मतलब कि बार बार पार्टी बदलने की कोशिश करता है, सो एंड सो, ठीक है, बिसाइड सच अ पर्सन इज आल्सो डिस्क्वालीफाइड, तो उस पर्सन को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, उसे कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं दिया जाएगा, उसे कोई मिनिस्टरशिप नहीं दी जाएगी, उसे मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। अब आप कहोगे मैडम क्या गलती करता है वो, पार्टी तो अब वो बदल ही नहीं सकता, लॉ ही बन गया। तो गलती का मतलब ये है कि अगर वो मेंबर हाउस में एब्सेंट रहता है, आता ही नहीं हाउस में, और जब उसे पार्टी की लीडर ने कहा हो, पार्टी के हेड ने कहा हो, पॉलिटिकल पार्टी के हेड ने कि आपको प्रेजेंट रहना है, आपकी वोट्स काउंट होंगी, तो वो फिर भी पार्टी में ना आए, लेजिस्लेचर की हाउस की मीटिंग में ना आए, तो उसे या खुद से ही मेंबरशिप छोड़ दें, तो ऐसे पर्सन को क्या कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और ये फाइनल डिसीजन कौन लेता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर या फिर वाइस प्रेसिडेंट। पिछले 20 सालों के एक्सपीरियंस से ये शो होता है कि एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट हैज नॉट बीन एबल टू कर्व डिफेक्शंस, कि एंटी डिफेक्शन लागू तो हो गया पर उससे डिफेक्शन कम नहीं हुई। ठीक है। इट हैज बीन एडिशनल, पर इसका एक फायदा है कि पार्टी की जो लीडरशिप है उसे एक पावर मिल गई, जो प्रेसिडेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसे पावर मिल गई, अब वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। ये बात तो सही है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू तो हो गया, पर इतना ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि डिफेक्शन बंदी हो गई। पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर को और पार्टी की लीडरशिप को पावर्स तो मिल गई ना, वो उसे टोक तो सकते ही है ना। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर लेजिस्लेचर। ठीक है। एंड योर दिस